गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चैंपियन क्लासेस में। हम बात करेंगे यहाँ पर आज 12 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। लास्ट में वीडियो में आप लोगों से मैं क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछूंगी जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी हाल ही में जो कि मिस वर्ल्ड बन गई है 2024 की, कौन बनी है इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत, और इसी के साथ हम करने वाले हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन पे हिट कर देना है ताकि जो भी वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग्स को बात करें तो भूलने की आदत होती है। तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमने कल ही पढ़ा था कि CSIF स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हम लोगों ने 10 मार्च को ही अभी हमने क्या मनाया, CSIF का स्थापना दिवस मनाया है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि CSIF की फुल फॉर्म क्या है और इसे किस वर्ष जो कि स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तीनों क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में देश में किस राज्य को बेसिकली दर्जा देने की बात की जा रही है, विशेष दर्जा देने के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो आपको लद्दाख देखने को मिलेगा जहां पर बात की जा रही है कि लद्दाख को विशेष दर्जा दिया जाए आर्टिकल 371 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किसने लेखिका और समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी सुधा मूर्ति जी जो कि आपको देखने को मिलेंगी, क्या है वो एक लेखिका है, समाज सेविका है, इन्हें अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। इसी के साथ सी डिफेंडर की बात करें तो 2024 में भारत और किस देश के बीच में आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तो यूएसए और भारत के बीच में बेसिकली सी डिफेंडर 2024 का आयोजन किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहां पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्लाइस ने किस भारतीय अभिनेत्री को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो नयनतारा आपको देखने को मिलेंगी जो कि स्लाइस की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। इसी के साथ भारतीय नौसेना ने किस द्वीप में सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हाईटेक सैनिक अड्डा स्थापित किया है। तो मिनिकोई आइलैंड देखने को मिलेगा जो कि लक्षद्वीप में है। कुल अगर हम बात करें लक्षद्वीप में कितने आइलैंड है तो 32 आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आपको देखने को मिलेगा मिनिकोई में भारत सरकार के द्वारा वहां पे भारतीय नौसेना को स्थापित करने की बात की जा रही है, जहां पर हम लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए और मजबूती और हाईटेक लेवल से वहां पे सैनिक अड्डा बना रहे हैं ताकि हमारे देश की सुरक्षा हो सके कोस्टल एरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया, तो पूरे 4% बढ़ा दिया गया है। पहले कितनी थी तो 46% था। 4% बढ़ाने के बाद पूरे 50% देखने को मिलेगा आपको महंगाई भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है। तो बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा जहां पर पहली ऐसी मेट्रो है जहां पर ड्राइवर नहीं होगा, ड्राइवरलेस होगा, यानी कि वहां पर ड्राइवर के द्वारा नहीं चलाया जाएगा। तो ये बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है, पहला मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार यानी कि राष्ट्रीय क्रिएटर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। तो नई दिल्ली में अभी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला प्रीमियम लीग खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है। तो इनका नाम है शबनम शकील। शबनम शकील जो कि आंध्र प्रदेश की है और ये मात्र 15 साल की है। इन्हीं को ही अभी महिला प्रीमियम लीग खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला है। तो आपको देखने को मिलेंगे, इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। इनके द्वारा अभी हाल ही में 100वां टेस्ट मैच खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया है। तो चित्रकूट में आपको देखने को मिलेगा पीएम मोदी जी के द्वारा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ हमने किया है रिवीजन। और आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज है 12 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें जो कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है क्रिस्टीना पिसजोकोवा। क्या नाम है, क्रिस्टीना पिसजोकोवा आपको देखने को मिलेंगी जो कि इस साल यानी कि 2024 की मिस वर्ल्ड बनी है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं के बारे में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो इस साल जो कि आपको देखने को मिलेगा 71वां मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ किया गया है, भारत में इसका आयोजन किया गया है, यानी कि मुंबई में आयोजन देखने को मिलेगा आपको, जो कि 24 वर्ष की चेक रिपब्लिकन
हैं जिनका नाम है क्रिस्टीना पिसजोकोवा, जो कि मिस वर्ल्ड बनी है। अगर बात करें इस प्रतियोगिता में कितनी प्रतिस्पर्धाओं के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, तो 115 देश की यहाँ पे प्रतियोगिताओं ने यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिस वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगी जिनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था। इसमें आपको विजेता के नाम की बात करें तो इनका नाम है क्रिस्टीना, जो कि आपको चेक गणराज्य की है, इनके द्वारा मिस वर्ल्ड जीत लिया गया है। मिस लेबनान जिनका नाम है यास्मीन जाइटोन, जो कि दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेंगी, वो रही है सेकंड पोजीशन पर। मौजूदा अगर हम बात करें मिस वर्ल्ड जो कि पोलैंड की है, जिनका नाम है कोरोलिना बिलवास्का, इनके द्वारा बेसिकली इनको ताज पहनाया गया है, किन्हें, तो क्रिस्टियाना को। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको एक बार आप लोग यहाँ पे अच्छे से इमेज देख लीजिए, ये बेहद खूबसूरत दिख रही हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इस साल मिस वर्ल्ड 2024 की जो मिस वर्ल्ड बनी है, इनका नाम है क्रिस्टीना पिसजोकोवा। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनके देश का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको हैरान करने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और वैसे भी आपको इसलिए भी याद रखना होगा क्योंकि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है और मुंबई में आपको देखने को मिला इसका आयोजन। तो हम बात करें तो भारत में अब तक कुल कितनी बार बोल सकते हैं कि मिस वर्ल्ड रही है भारत की तरफ से, तो 6 बार प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली हमारे यहाँ की मिस वर्ल्ड बनी है। इनका नाम जान लीजिए। पहले नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इनका नाम है रीता फारिया। तो रीता फारिया आपको देखने को मिलेंगी जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी भारत की पहली। इसी के साथ आपको ऐश्वर्या राय देखने को मिलेंगी, 1994 की बात है जब ये मिस वर्ल्ड बनती है, सेकंड नंबर की। इसी के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें जिनका नाम है अगर हम लोग इनके नाम की बात करें जो कि थर्ड नंबर की है, जिनका नाम है डायना हेडन, जो कि साल 1997 में आपको देखने को मिलेंगी, जो कि मिस वर्ल्ड बनी। इसी के साथ युक्ता मुखी जो कि 1999 में मिस वर्ल्ड बनी है। और प्रियंका चोपड़ा को आप लोग सभी जानते हैं, जो कि जिनके द्वारा 2000 में बेसिकली 2000 में देखने को मिली, जो कि प्रियंका चोपड़ा जो कि मिस वर्ल्ड बनी। अगर अभी की हम बात करें हाल ही में ये यानी कि 2017 की बात है जब मिस वर्ल्ड बनती हैं, जिनका नाम है मानुषी छिल्लर। तो इसके बारे में भी याद रखेंगे। अब पर्टिकुलर आप लोग इमेज को देख लीजिए, इनका नाम है रीता फारिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी ऐश्वर्या राय, और इनका नाम क्या है, डायना हेडन है। आप लोग को देखने को मिलेंगी, इनका नाम क्या है, इनका नाम है युक्ति। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें प्रियंका चोपड़ा है, और ये देखने को मिलेंगे आपको मानुषी छिल्लर। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है क्योंकि ये हमारे यहाँ की बेसिकली 6 बार बोल सकते हैं कि 6 महिलाओं के द्वारा इस बोल सकते हैं कि प्रतिष्ठित खिताब को जीता गया है। तो आपको याद रखना होगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो कोई भी आप लोगों के लिए यहाँ पर बोल सकते हैं कि आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये कहाँ से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि इस साल जो कि कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन, मुंबई में हुआ है, यानी कि भारत में हुआ है। अगर इस साल बोलेंगे कौन से नंबर का हुआ है, तो 71वां बोल सकते हैं 71 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, जो कि आपको देखने को मिलेगा BKCKZO वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेसिक है, एग्जाम में आपके बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पोखरण में इसका आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या नाम है, तो इसका नाम याद रखिएगा, भारत शक्ति का आयोजन की बात की जा रही है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो भारत के तीनों सेनाएं जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जिसका नाम है भारत शक्ति करने जा रही है। इस भारतीय सेना ने इस शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को पोखरण आ रहे हैं, यानी कि आज की ही बात है। ठीक है, तो जहां पर पीएम मोदी जी के द्वारा जाना मतलब कि आज यहाँ पे आएंगे, तो इसको भी याद रखिएगा। जहां पर इसमें अगर हम बात करें भारत शक्ति सेना में वायुसेना होगी, ठीक है, नौसेना यानी कि मारक क्षमता को प्रदर्शित करने वाला ये त्रिसेवा अभ्यास देखने को मिलेगा। कौन, भारत शक्ति की बात हो रही है। आपको इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, भारत की शक्ति दिखाई जाएगी। कौन कौन सेना, तो सेना के द्वारा, वायुसेना के द्वारा और नौसेना के द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति के नाम से अभ्यास में तीनों भारतीय सेनाओं के द्वारा स्वदेशी निर्मित हथियारों की क्षमता से प्रदर्शन किया जाएगा। इस अभ्यास में केवल स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों के ऊपर ही काम किया जाएगा, यानी कि इस अभ्यास में हम लोग उन ही हथियारों को बेसिकली शामिल करने वाले हैं, यानी कि इस एक्सरसाइज में हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर जो कि हमारे देश में ही बनाए गए हैं। जो कि 12 मार्च को पोखरण में होने वाले
इस अभ्यास में आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलेंगे? सीडीएस, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि तीनों सेनाओं के सेना होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे पहले यानी कि फर्स्ट इंडिया के सीडीएस कौन है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों के यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत शक्ति के बारे में। इसमें कौन कौन से शामिल होने वाले हैं हथियार? तो पोखरण में होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में प्रमुख स्वदेशी उपकरण शामिल किए जाएंगे, जिनमें से प्रमुख रूप से बात करें जो कि तेजस होगा, लड़ाकू विमान है हमारा, K9 तोपखाने की बंदूक को हम लोग शामिल कर रहे हैं, इसी के साथ स्वदेशी ड्रोन को हम शामिल करेंगे, इसी के साथ पिन का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे, और कम दूरी की मिसाइल को भी हम लोग पोखरण में होने वाले भारत शक्ति अभ्यास में शामिल करेंगे, जो कि हमारे ही यहाँ पे बने हुए ये स्वदेशी निर्मित हथियार है, इनकी हम लोग क्षमता को दिखाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, तो आपको डाउट करना नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं यहाँ पे, जो कि 4 नंबर का है। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कामधेनु आप लोगों को पता चल रहा होगा, ये तो पशु से संबंधित है। कहाँ पे शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर में शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए मैं आप लोगों को बता दूं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा पशु की तस्करी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है। यहाँ पर ऑपरेशन कामधेनु का मतलब है कि जो भी यहाँ के बोल सकते हैं कि उन गिरोहियों को पकड़ने का काम करेगा जो कि पशुओं की तस्करी करते हैं, उस मास्टरमाइंड को पकड़ना और उसकी गतिविधियों को जांच करने का काम करेगा। इस ऑपरेशन में सावधानी के ऊपर बहुत ज्यादा मेजर बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा ध्यान से काम किया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि इसमें जितने भी वाहन होंगे, उन वाहनों के इंजन, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इस प्रकार से जितने भी विवरण होंगे, उन सभी विवरणों के जो भी दस्तावेज होंगे, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वहां पे देखा जाएगा एक एक करके। तो इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन कामधेनु। ठीक है, तो ये कहां पर शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि पशुओं की तस्करी के ऊपर रोक लगाया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 5th नंबर का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के दिमाग में इस क्वेश्चन को तो छाप लेना होगा। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यानी भारत का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया गया है। कहां पर किया गया है? तो बिहार में किया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया इज द फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो भारत का उद्घाटन बोले यहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को, जो कि लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन जो कि आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके संरक्षण के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग एक राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाए, ताकि हम लोग जो है डॉल्फिन के ऊपर काम कर पाए। ठीक है, डॉल्फिन की अगर मैं आप लोगों की खासियत बताऊं तो ये लोग साफ पानी में ही रहती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ रहती हैं? साफ पानी में रहती हैं, जो कि बिहार के पटना में गंगा नदी के पास एक पूरा बोल सकते हैं कि रणनीतिक रूप से स्थित आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, जहां पर इसका उद्देश्य है व्यवहार जीवित रहने वाले बोल सकते हैं कि कौशल और मृत्यु के कारण जितने भी यहाँ पर डॉल्फिन है, वो बेसिकली क्योंकि गंगा आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, तो प्रदूषित होने के कारण जो कि डॉल्फिन की सबसे खासियत बात है वो साफ पानी में ही रहती है। इसलिए इसके ऊपर काम किया गया, ताकि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया, जिसके तहत यहाँ पर बोल सकते हैं कि डॉल्फिन को यहाँ पर जीवित रखा जाएगा, और इसके तहत ही यहाँ पर क्या होगा, गंगा भी हमारी साफ हो जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि भारत में अनुमानित बात करें तो 3000 गंगा डॉल्फिन है लगभग। इसमें से 3000 तो कुल लगभग जो कि आपको डॉल्फिन मिलेंगी भारत में, इसमें से आधे की बात करें जो कि आपको बिहार में ही देखने को मिलती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि डॉल्फिन का घर कहाँ पर है? बिहार में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बिहार में ही राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र को स्थापित किया गया है। इसी खोज की बात करें, जो कि आपको देखने को मिलेगा 1801 में खोजी गई गंगा नदी डॉल्फिन, जो कि ऐतिहासिक रूप से आपको भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में आपको निवास करती हुई दिखेंगी। तो इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को भी याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे वन लाइनर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहां कहां पर आपको डॉल्फिन देखने को मिली, और ये खोज कब की गई? 1801 में की गई। गंगा नदी के बेसिन में अभी हाल ही के अध्ययनों में देखा गया है कि कहां कहां पर मिली है।
तो घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, इसी के साथ आपको देखने को मिलेगी रूपनारायण और यमुना जैसी मुख्य धाराओं और सहायक नदियों में इनकी उपस्थिति भी देखी गई है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो डॉल्फिन है वो हमारा क्या है, राष्ट्रीय जीव भी देखने को मिलेगा, जलीय जीव भी है। आइए बात करते हैं इसी के बारे में और डिटेल में। तो भारत और एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो कि 4 मार्च 2024 को आपके बिहार के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नीतीश कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित जो कि बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप लोग नोटबुक को अपने पास रखा कीजिए ताकि आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे शॉर्ट नोट में आप लोग खुद से नोट करा करो, ताकि आपके माइंड में जाए और रिवीजन करना होना तो फटाक से आप लोग रिवीजन कर सके। इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल सी बात है, हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि गंगा में जो भी डॉल्फिन्स हैं वो साफ गंगा में रहेंगे। इससे दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो जाएंगे, एक तो गंगा साफ रहेगी, दूसरा यहाँ पे डॉल्फिन को हम लोग जीवित रख सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, वैज्ञानिकों के द्वारा यहाँ पर शोध भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको भी हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो इस राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा 2013 में मंजूरी दी गई, जो कि आपको देखने को मिलेगा बिहार में पटना विश्वविद्यालय के भीतर 4400 वर्ग मीटर भूमि पर स्थापित किया गया और ये गंगा नदी में करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा। आइए बात करते हैं गंगा की डॉल्फिन के बारे में। तो आप सभी को पता है गंगा की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कई बार आप लोगों से ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलीय जीव है तो इसका आपका वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाएगा, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका। ठीक है ना, गंगेटिका। तो इसका नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम है, जो कि ये भारतीय उपमहाद्वीप में बात करें तो भारत, बांग्लादेश और नेपाल के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, संगू नदियों में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगी दृष्टिहीन है, यानी कि इसके पास आंखें नहीं होती हैं और ये अपना जलीय मांसाहारी जीव है एक प्रकार से, यानी कि ये अपना खाना भी खुद से ढूंढ लेती है। कैसे ढूंढती है, ये अपनी आवाज की वजह से, यानी कि ये क्या करती है, अपने शिकार को पानी के अंदर ही उसके ध्वनि से बेसिकली सुनकर वो क्या करती है, अपने शिकार को पकड़ लेती है। ये नदियों में 5 फीट से लेकर 8 फीट की गहराई में पाई जाती हैं डॉल्फिन। जो कि भारत की बात करें तो लगभग 3000 है, जिसमें से 50% आपको बिहार में ही मिलेंगी। भारत में अगर हम बात करें, जो कि वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 18 मई 2010 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव को घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, कब किया गया था, 18 मई 2010 को। इसी के साथ वर्ष 2022 की बात करें, जब आपको देखने को मिलेगा भारत सरकार के द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की भी घोषणा कर दी गई। और उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर मेरठ में पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की योजना भी की जा रही है। तो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने हैं, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर संरक्षण की स्थिति क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें IUCN के द्वारा, जो कि लुप्त प्राय बताया गया है, यानी कि इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, जो कि लुप्त होने की कगार पर है। इसी कारण भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करें तो इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2019 में इसकी शुरुआत की जाती है भारत सरकार के द्वारा। जो कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, जो कि देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन को संरक्षण देना है और उनको सुरक्षा, बेसिकली जो कि सुरक्षा को हमें प्रोवाइड कराना है। भारत सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी अंतर मंत्रालय पहल जिसका नाम रखा गया है अर्थ गंगा परियोजना के तहत इसका नियोजन किया गया। इस प्रोजेक्ट में टाइगर रिजर्व के तर्ज पर आपको देखने को मिलेगा कि डॉल्फिन प्रोजेक्ट को भी लेके आया गया। इससे क्या होगा, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे लागू भी किया गया। तो इन सभी बातों को याद रखना है, कब कब कैसे कैसे शुरुआत होती है, कब, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि आपको भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लेके आया गया, कब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम जो कि डॉल्फिन डे मनाया। इन सभी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार, तो जो कि 6 नंबर का है, अभी हाल ही में बिचोम कहाँ का 27वां जिला बना है। तो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ईस्ट
का बेसिकली आपको देखने को मिलेगा स्टेट है जहां पर 27वां जिला मिल गया है अपना अरुणाचल प्रदेश को, जिसका नाम है बिचोम। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के 27वें जिले का नाम क्या है? बिचोम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के द्वारा किया गया है, जो कि राज्य विधानसभा में फरवरी में अरुणाचल प्रदेश के जिला का पुनर्गठन व संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया गया, जिससे बिचोम और कई पनियोर जिला का निर्माण किया गया है। तो दो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 26 और 27 आपको जिले मिल गए हैं। किसके? कहां पर? अरुणाचल प्रदेश को अपने 2 जिले नहीं मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन जान लेते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत। अब आपको बात करें, यहाँ पे लोकेशन में देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो आपको यहाँ पे चाइना देखने को मिलेगा। बात करें अगर नॉर्थ है और ईस्ट से बात करें, तो यहाँ पर आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें स्टेट, कौन कौन सी स्टेट जो कि बाउंड्री टच करती है, तो असम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहीं से आपको नागालैंड भी देखने को मिलेगा। ओके, मैं यहाँ पे भूल गई, माफ कीजिएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भूटान से भी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। तो तीनों तरफ से आपको याद रखना है कहाँ कहाँ से इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, इसके बारे में याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो ईटानगर आपको अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल देखने को मिलेगी। वही केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था अरुणाचल प्रदेश को? तो 21 जनवरी 1972 को बनाया गया था। और इसे राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये भी याद रखिएगा, 20 फरवरी को दिया गया था 1987 में। कैपिटल आप सभी को पता है ईटानगर है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? तो पेमा खांडू है। और राज्यपाल की बात करें तो इनका नाम है केवल्य त्रिविक्रम परनायक। कौन है यहाँ के? गवर्नर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर कि कुल चीन और तिब्बत की बात करें, जो कि आपको जो कि यहाँ पर 1129 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और दो इसको आपको याद रखने हैं, तो कि 2 जिले मिले हैं किसी अरुणाचल प्रदेश को। एक का नाम है बिचोम और दूसरे का नाम क्या है? केई पनियोर। तो ये 26वां बना है और ये बिचोम जो कि 27वें नंबर का डिस्ट्रिक्ट बन गया है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कि 7 नंबर का है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी कि 14 नंबर के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आसिफ अली जरदारी। क्या नाम है? आसिफ अली जरदारी, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। कौन बने हैं? ये पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन से नंबर के? 14 नंबर के। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो 17 अगस्त 1947 को आपको देखने को मिलेगा कि भारत और पाकिस्तान से कैसे अलग हुआ था, और यहाँ पे अलग होने के बाद दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा खींच दिया गया था। और इस सीमा रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो कि गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू कश्मीर से जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फैला हुआ दिखाई देता है, जो कि भारत और पाकिस्तान को, दोनों देशों को अलग करने का काम करता है। इसमें अगर हम बात करें, जो कि रेड क्लिफ में भारत को जो कि 3 भागों में बांटा गया था। और बात करें किस किस में, तो पश्चिम पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में और भारत में आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा पूरा का पूरा एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 17 अगस्त 1947 को हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारे देश का क्या हो जाता है, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो पहला हम लोग क्या क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न पाकिस्तान, और यहाँ पे आपको ईस्टर्न पाकिस्तान देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। और ये भारत बन जाता है नया। ठीक है, तो ये वाला मैप आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने वाला है समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि जून 1947 में सर श्री रेड क्लिफ के द्वारा 2 सीमा आयोग, जो कि बंगाल और पंजाब के लिए एक एक अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ प्रत्येक आयोग में यहाँ पर 5 सदस्य थे, जिनका नाम था सर श्री, और 2 सदस्य थे जिसका हम लोग बोल सकते हैं जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा थे, इनको नामित किया गया था। जो कि 2 सदस्य बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब 1947 की बात करें, तो गोवा के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि जो कि पुर्तगालियों के द्वारा यहाँ पर 1961 में गोवा को छोड़ा गया था। और इसी के बाद हैदराबाद की बात करें, जो कि 1948 में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी हमें ऑपरेशन चलाया गया था। अच्छा बताइए कि कौन सा ऑपरेशन चला के हैदराबाद को हमने अपने भारत पूरे संघ में विलय कर लिया था, मिला लिया था। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो अभी हाल ही में अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बॉब जॉन्स पुरस्कार, जो कि अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है यहाँ का। तो किसे दिया गया है? तो इनका नाम है टाइगर वुड्स को दिया गया है। जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है टाइगर वुड्स। इन्हीं को ही अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या दिया गया है, सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसका नाम है बॉब जॉन्स पुरस्कार है। आइए बात करते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो प्रसिद्ध गोल्फकार हैं जिनका नाम है टाइगर वुड, जो कि अमेरिकी एसोसिएशन बोल सकते हैं इनके द्वारा जो कि सर्वोच्च सम्मान है, जो कि बॉब
जोन्स पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया है। टाइगर वुड्स जो कि ये पुरस्कार के लिए यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसी के साथ 12 जून 2024 को उत्तरी कोरोलिना के पाइनर हेड्स नंबर 2 में यूएस ओपन के दौरान इन्हें सम्मानित किया जाएगा। वहीं टाइगर वुड्स को बेसिकली इस खेल की परंपरा और अखंडता के प्रति इनके अनुकरणीय प्रतिबद्धता के लिए इस बेसिकली सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। टाइगर वुड्स जो कि 15 बार के मेजर चैंपियन और 9 बार के यूएसजी चैंपियन भी रहे हैं, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, टाइगर वुड्स कौन है तो आपको याद रखना है, ये प्रसिद्ध गोल्फर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉब जोन्स पुरस्कार के बारे में। तो ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि यूएसजीए चैंपियनशिप के विजेता जोन्स के रूप में खेले गए भावना, व्यक्तिगत चरित्र और उसका सम्मान का प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए ये पुरस्कार को दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1955 में प्रतिवर्ष प्रदान किया गया और ये जो कि आपको देखने को मिलेगा यूएसजीए के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जो कि अगर बात करें पिछले प्राप्तकर्ताओं में जेक निकेल्स और बारबरा निकेल्स शामिल थे। इसमें से जिनका नाम है निकलॉस के द्वारा ये सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र पति पत्नी बन गए थे, यानी कि जैक निकलॉस और बारबरा निकलॉस जो कि इनके द्वारा ये हस्बैंड वाइफ है, इन दोनों को एक साथ दिया गया था पिछले साल ही। वहीं 2020 की बात करें यहाँ पर तो सी रे पाक को दिया गया था। 2021 में बात करें तो रोबोट सी लुइस जूनियर को दिया गया था। 2022 में बात करें तो जूली को दिया गया था और इसका 2023 में जोनी मिलर को दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो टाइगर वुड्स जो कि पीजीए टूर में करियर की बात करें तो इनके द्वारा कुल 82 बोल सकते हैं कि जीत को प्राप्त की गई, जिसमें से 15 मेजर खिताब भी इनके नाम है। टाइगर वुड्स जो कि 9 बार यूएसजीए चैंपियन रहे हैं। वुड्स को 2022 में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम के लिए भी शामिल किया गया था। टाइगर वुड्स ने 2019 में डोनाल्ड ट्रंप से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था। तो ये इन बातों को भी याद रखना है और मैंने आपको बता दिया बॉब जोन्स पुरस्कार के बारे में। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, किसे किसे कब कब दिया गया है। आई होप आप सभी के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि 9 नंबर का है। अभी हाल ही में रूस ने किस देश के अमेजिंग उपग्रह पार्स आई को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो यह रखेगा ईरान के। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ईरान के बेसिकली जो कि अमेजिंग उपग्रह है जिसका नाम है पार्स आई, इसे रूस के द्वारा अभी अंतरिक्ष में। ये बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो ईरान ने जो कि रूस की मदद से आपको देखने को मिलेगा पार्स आई रिमोट सेंसिंग अमेजिंग सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है। इस उपग्रह को रूस के वस्तोचन लॉन्च बेस के द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लॉन्च किया गया है, जो कि मैक्सिको से लगभग 8000 किलोमीटर में पूर्व में स्थित है। पार्स आई की बात करें जो कि पूरी तरीके से ईरान के भीतर घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है, जो कि पार्स 1 देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको 310 मील की ऊंचाई से भूमि अवलोकन के लिए लक्षित किया गया, जो कि ईरान के अंतरिक्षीय प्राधिकरण की उन्नति के लिए काम करेगा। तो इसके बारे में याद रखना क्योंकि यहाँ पे रूस की मदद की गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो उसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना होगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा आध्यात्मिक अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में करेक्ट ऑप्शन को बताना है। नेक्स्ट आप लोगों से लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के आंसर बताने की बारी है। तो अभी हाल ही में किस देश में नरेश कुमार को भारतीय दूत के रूप में नियुक्ति की गई है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोर्टियाना। तो मोर्टियाना में आपको देखने को मिलेंगे जो कि भारतीय दूत हैं जिनका नाम है नरेश कुमार की नियुक्ति की गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करना है। बाय बाय गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।